हेलो स्टूडेंट्स, मैं शची अपने चैनल क्रैक केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ क्लास 11 की एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.67 डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम क्वांटम नंबर पर बेस्ड है और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मैंने क्वांटम नंबर का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने पिछले वीडियो में किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारा आज का टॉपिक है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 2.67। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि क्वांटम नंबर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर आपको बताना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि क्वांटम नंबर की हेल्प से हमें किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस पता लग जाता है। इसमें जो शुरू के 3 क्वांटम नंबर्स हैं, उनसे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, उसके बाद किस सब शेल में है और सब शेल में भी किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब हम जल्दी से इन चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, इसमें पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल स्मॉल n। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्मॉल n और साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, या इन वैल्यूज को हम k, l, m, n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल स्मॉल l और इससे हमें पता चलता है सब शेल के बारे में। हमें पता चलता है कि मेन शेल में इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है, क्योंकि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि L की वैल्यूज N की वैल्यू के बराबर होती हैं। मतलब जितनी N की वैल्यू है, L की भी वैल्यू उतनी ही होंगी। लेकिन ये वैल्यू कितनी होती हैं, इनको हम कैसे लिखते हैं, वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। L की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, n-1 तक जाती है। तो हमने देखा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चला सब शेल के बारे में। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वांटम नंबर पर। तीसरा क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ml और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। जैसा कि हमने देखा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू डिपेंड करती है n पर। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की वैल्यू डिपेंड करती है L पर और इसकी मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं 2l+1। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वैल्यूज हम लिखते कैसे हैं, इन वैल्यूज को हम लिख सकते हैं -l से होते हुए 0 और +l तक। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं -l to +l through 0। इस क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है ऑर्बिटल्स के बारे में। अब लास्ट में हम आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ms
और स्पिन क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको हम अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम प्लस हाफ और माइनस हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतना समझने के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? जैसा कि मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल के बारे में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है फर्स्ट शेल में। ओके, अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम देखेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में, और हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी शेल में सब शेल का नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो सब शेल की वैल्यू भी 1 होगी। इसका मतलब फर्स्ट शेल में केवल एक सब शेल होगी, और उस सब शेल के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 0। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि L की वैल्यू हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 0 से और कहाँ तक जाती है? n-1 तक। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट शेल में केवल एक सब शेल है, और उस सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 है, और इस सब शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ L इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट शेल के लिए केवल एक सब शेल पॉसिबल है, तो मैंने लिख दिया ओनली 1 सब शेल। अब आ जाते हैं, हमें देखना है कि इस सब शेल में ऑर्बिटल कितनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताती है ऑर्बिटल्स के बारे में, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल इज ऑलवेज इज इक्वल टू 2l प्लस 1। और इन ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? माइनस l से ले जाएंगे प्लस l तक 0 से होते हुए। तो जैसा कि यहाँ पर देखा, अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? ml की वैल्यू जो है केवल एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्या हो जाएगी? ml की वैल्यू केवल एक वैल्यू है, और वो वैल्यू हो गई 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट, 0 से अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है केवल एक वैल्यू, और ये हमें बता रहा है कि फर्स्ट शेल में ओनली 1 सब शेल है, और इस सब शेल में केवल एक ऑर्बिटल है। अब स्पिन क्वांटम नंबर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, मैं ले लेती हूँ n की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट्स, अगर n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड शेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकेंड शेल में। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी एटम में सब शेल का नंबर हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। तो अगर n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब हमारे पास 2 सब शेल्स होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 2 सब शेल्स। ठीक है, 2 सब शेल्स मैंने लिखा। अब ये सब शेल हैं कौन सी? जैसा कि हम लोग अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सब शेल के बारे में हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर L बताता है, और ये वैल्यूज जो है L की कितनी हो सकती हैं? 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाती है। तो मैं अब n इज इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू लिख रही हूँ। L की वैल्यू 2 हो गई, पहली वैल्यू हो गई 0 और दूसरी वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पर 0 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 0 बता रहा है एक वैल्यू। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू हुई, और हमेशा याद रखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया था कि एजिमुथल क्वांटम नंबर बता रहे हैं सब शेल। अगर L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया S सब शेल। ठीक है, और अब L इज इक्वल टू 1 है, ये हमें बता रहा है P सब शेल। साथ साथ एक काम मैं यहाँ पर और कर ले रही हूँ, इन शेल का हम डेजिग्नेशन भी देख लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक दूसरा कलर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ पहले केस में, इस केस में आपने देखा n था 1 और L था 0, तो आप शेल को कैसे डेजिग्नेट करेंगे? 1s, इस शेल का नाम हो गया 1s। अब हम आ जाते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए। यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 2 के लिए L की 2 वैल्यूज पॉसिबल है।
पहली वैल्यू हो गई 0, तो 0 मतलब है सब शेल, लेकिन N2 है तो शेल का यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या हो गया 2s। ठीक है, अब आ जाते हैं n इज इक्वल टू 2 और इस n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू 1 थी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया l इज इक्वल टू 1 बता रहा है p सब शेल, तो यहाँ पर शेल का डेजिग्नेशन हो गया 2p। मुझे उम्मीद है कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखने जा रहे हैं ml के बारे में। स्टूडेंट्स ml हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। तो अगर हम बात करते हैं l इज इक्वल टू 0, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं l इज इक्वल टू 0 मतलब है सबशेल, और इसके लिए ml की केवल एक ही वैल्यू होगी, वो वैल्यू हो गई 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो s सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल हो गई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं l इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर दूसरा कलर यूज कर ले रही हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो l इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है, p सबशेल। ठीक है, अब l इज इक्वल टू 1, इसके लिए ml की वैल्यू कितनी होगी, हमने यहाँ पर देखा है कि ml की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 12 प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें 12 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 2 इंटू l की वैल्यू 1 है प्लस 1 तो आ जाएगा 3। इसका मतलब l इज इक्वल टू 1 के लिए 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। उनको हम लिखेंगे कैसे, वो मैंने आपको यहाँ बताया। इनको हम लिखेंगे -1 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हो गया कि p सबशेल में हो गई हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स। तो अब हम एक चीज और यहाँ पर देख ले रहे हैं कि सेकेंड शेल जिसके लिए n की वैल्यू 2 थी, इसमें सबशेल थी केवल 2 सबशेल। इन सबशेल्स के नाम थे 2s और 2p। अब हम देखेंगे कि सेकेंड शेल में ऑर्बिटल्स कितनी होंगी। सेकेंड शेल में ऑर्बिटल्स हो गई, एक तो हो गई हमारी 2s जिसमें केवल एक ऑर्बिटल है, और 2p जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 1 ऑर्बिटल और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गई सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं और डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी केवल दो तरह की स्पिन पॉसिबल हो सकती हैं, दो तरह का ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकता है। वो या तो हो सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हुआ कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। अगर n 3 है, जैसा कि मैंने आपको बताया n बता रहा है शेल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है थर्ड शेल में। तो अगर n 3 है तो l की भी 3 वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यूज कितनी होंगी, 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएंगी। n-1 मतलब 2, n यहाँ पर 3 है तो 3-1 2, तो l की हो गई टोटल 3 वैल्यूज 0 1 2। अब हम देख लेते हैं सबशेल का डेजिग्नेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर n3 है और l0 है, n3 l0 मतलब 3s सबशेल हो गई। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक पर दिए हुए हैं। उसके बाद n3 है और l1 है, तो कौन सी सबशेल हो गई 3p। उसके बाद n3 है और l2 है, तो ये सबशेल हो गई 3d। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगी। अब इसके बाद हम ऑर्बिटल साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे L0, तो ml की वैल्यू मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ml की वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है 2l प्लस 1, और जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं -l 0 प्लस l से। तो l इज इक्वल टू 0 के लिए ml की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब 3s सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल है जिसके लिए ml की वैल्यू है 0। अब हम आ जाते हैं l इज इक्वल टू 1 के लिए। हमने देखा l इज इक्वल टू 1 के लिए ml की 3 वैल्यूज होंगी, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, -1 0 प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं L इज इक्वल टू 2। L इज इक्वल टू 2 के लिए ml की टोटल वैल्यू 5 होगी। कैसे 5 होंगी, मैंने आपको बताया है कि हमारा फॉर्मूला जो है वो है 2l प्लस 1। तो मैं यहाँ पर 2l प्लस 1 लिख देती हूँ। 2l प्लस 1 में वैल्यू आप रख दीजिए, 2 इंटू l की वैल्यू है 2
+1, तो टोटल 5 वैल्यूज आएंगी। ये 5 वैल्यूज क्या हुई वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, -2, -1, 0, +1, +2। इसका मतलब क्या हुआ कि डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब ये ध्यान रखिए, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n 3 है तो 3 सबशेल होंगी। आप देखिए थर्ड शेल में यहाँ पर 3 सबशेल्स हैं, वो क्या क्या है, 3s, 3p, 3d। अब उसके बाद हम काउंट कर लेंगे जल्दी से ऑर्बिटल्स। 3s में है एक ऑर्बिटल, 3p में है 3 ऑर्बिटल और 3d में है 5 ऑर्बिटल्स। तो कितनी ऑर्बिटल्स हो गई, आप इनको फटाफट काउंट कर लीजिए। 3 + 1 4 + 5 9, तो टोटल ऑर्बिटल्स हो गई हमारी 9। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n²। अब लास्ट में हम देख लेंगे n = 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बहुत पास जाऊंगी। n = 4 मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फोर्थ शेल में, इसमें 4 सब शेल हो जाएंगी जिनके लिए l की वैल्यू होगी 0 1 2 3। अब n = 4, l = 0 मतलब s सबशेल, कौन सी s सबशेल, 4s। l = 1 रिप्रेजेंट p सबशेल, सबशेल का डेजिग्नेशन हो जाएगा 4p। इसी तरह से n = 4, l = 2, l2 मतलब d सबशेल और सबशेल का डेजिग्नेशन हो जाएगा 4d। n = 4, l = 3 बताता है f सबशेल, तो सबशेल का डेजिग्नेशन हो गया 4f। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ शेल में 4 सबशेल्स प्रेजेंट हैं जिनके नाम है 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब जल्दी से हम ऑर्बिटल्स देख लेते हैं कि 4s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगी केवल एक। ml से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं यहाँ पर यूज कर ले रही हूँ दूसरा कलर। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब 4s में है केवल एक ऑर्बिटल। इसके बाद आ जाते हैं L = 1, तो ml की वैल्यू फिर वही हो गई -1 0 +1। इसका मतलब हो गया 4p में 3 ऑर्बिटल्स। इसके बाद हम आ जाते हैं 4d में। अगर L की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, मतलब कितनी ऑर्बिटल्स हो गई, 5 ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद हम आ जाते हैं L = 3, टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला था, 2l + 1, तो 2 × 3 6 + 1 7, टोटल 7 ऑर्बिटल्स आएंगी जो स्टार्ट होंगी कहाँ से, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो टोटल ऑर्बिटल्स हो गई 7 ऑर्बिटल्स। तो ये तो हमने देखा कि f सबशेल में हो गई टोटल ऑर्बिटल 7, लेकिन हमें देखना है कि फोर्थ शेल में नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स कितना है। आप यहाँ से काउंट कर लीजिए। 4s में एक ऑर्बिटल, 4p में 3 ऑर्बिटल्स, 4d में 5 ऑर्बिटल्स, 4f में 7 ऑर्बिटल्स, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16। सो टोटल ऑर्बिटल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, टोटल ऑर्बिटल्स हमारी हो जाएंगी 16 ऑर्बिटल्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज ऑलवेज इक्वल टू n²। फोर्थ शेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4², मतलब 16 ऑर्बिटल्स आ गई। थर्ड शेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² मतलब 3 स्क्वायर्स, 9 ऑर्बिटल्स आ गई। ये यहाँ पर देख लीजिए 9 ऑर्बिटल्स आ गई। अगर हम फिफ्थ शेल की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गई 5 स्क्वायर्स मतलब 25। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि फिफ्थ शेल के लिए क्या हो जाएगा, एल की टोटल 5 वैल्यूज होंगी 0 1 2 3 एंड 4। L = 4 के लिए जो सबशेल होती है उसको हम बोलते हैं जी सबशेल। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि n की किस वैल्यू के लिए जी सबशेल स्टार्ट होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर n 5 है तब जी सबशेल स्टार्ट होगी और जी सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 4। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं।
अब हम आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 67 पर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद आप सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी 4 होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ सबशेल्स विल ऑल्सो बी 4। और इन सबशेल्स के नाम क्या होंगे? जैसा कि मैंने बताया कि अगर n 4 है तो l की भी 4 वैल्यूज होंगी। वो वैल्यूज क्या होंगी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। तो n4 l0 मतलब 4s सबशेल, n4 l1 मतलब 4p सबशेल, n4 l2 मतलब 4d सबशेल, n4 l3 मतलब 4f सबशेल। तो हमारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का कि how many subshells are associated with n is equal to 4? With n is equal to 4, 4 subshells are associated. The names of subshells are 4s, 4p, 4d and 4f. इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 4 subshells are associated with n is equal to 4. And the names of these subshells are 4s, 4p, 4d and 4f. तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल्स हैविंग ms वैल्यू ऑफ -12 फॉर n इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा अगर n इज इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ सबशेल्स हो गई हमारे पास 4, और हमने देखा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी शेल में होती है n स्क्वायर के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर जो हो गया 16। इसका मतलब 4 शेल में 16 ऑर्बिटल्स हैं। अब जैसा कि हमने देखा है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 32। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर में आप वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 4 स्क्वायर मीन्स 32। सो हमारे पास फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इनकी स्पिन अपोजिट होगी। तो इन 32 इलेक्ट्रॉन्स में से 16 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होगी +½ और बचे हुए 16 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होगी -½ तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल्स हैविंग वैल्यू of ms as -½ for n is equal to 4। तो जैसा कि मैंने बताया -½ वैल्यू केवल 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी और +½ वैल्यू बचे हुए 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी। आपका आंसर हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ms वैल्यू ऑफ -½ for n is equal to 4। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वांटम नंबर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।